नमस्कार दोस्तों। आज आपके समक्ष एक नई किताब के साथ हाजिर हूं। लास्ट वीडियो में हमने 12th फेल किताब के बारे में डिस्कशन किया था और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आपको मोटिवेशन मिला होगा। पढ़िएगा उस किताब को, बहुत अच्छी किताब है। तो आज की जो किताब है उसका नाम है लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर। ये इंग्लिश में है और हिंदी में इसका आपको अनुवाद मिल जाएगा, क्योंकि जो किताब है ओरिजिनली लिखी गई थी इंग्लिश में, ठीक है। और इसका अनुवाद किया है मुंशी प्रेमचंद ने। तो आप नो डाउट इसको बेहिचक खरीद सकते हैं, क्योंकि प्रेमचंद ने अगर इसका अनुवाद किया है तो अनुवाद की गारंटी है कि वो बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है। अब जरा सा किताब के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे कि इसमें क्या है। भाई, लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर आप खरीद सकते हैं। मैंने इसको लगभग 250 रुपए में खरीदा था, आज से 2 साल पहले। लेकिन इस समय इसका रेट लगभग 250 रुपए है अमेजोन पे, आप वहां से खरीदें। ये पेंगुइन की तरफ से इसको पब्लिश किया गया है। आप चाहें तो इसको अमेजोन, फ्लिपकार्ट या किसी भी और बुक स्टोर से खरीद सकते हैं। और अगर आपको कहीं नहीं मिलती है तो आप पेंगुइन इंडिया की वेबसाइट पर जाकर भी इसको खरीद सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। ठीक है। अब आगे बढ़ने से पहले एक बहुत जरूरी बात जो कि मेरे लिए जरूरी है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, जस्ट 1 सेकंड का काम है। ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। ये किताब कोई नॉवेल नहीं है, ये किताब कहानियों का संग्रह भी नहीं है, स्टोरीज नहीं है इसके अंदर। ये किताब लेटर्स का कलेक्शन है। इसके अंदर 30 लेटर हैं, 30 लेटर्स का कलेक्शन है ये। जो लेटर लिखे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बेटी इंदिरा गांधी को, जबकि वो 10 साल की रही होंगी और वो मसूरी में रहती थी और जवाहरलाल नेहरू इलाहाबाद में रहते थे। तो जवाहरलाल नेहरू ने ये लेटर उनको लिखे थे और लेटर का जो पहला वाला लेटर है, जहां से पहला लेटर शुरू होता है, वहां पर पंडित जी कहते हैं कि बेटा इंदिरा, जब तुम और हम साथ रहते थे तो तुम मुझसे बहुत सारी चीजें, बहुत सारे सवाल पूछती थी और मैं कोशिश करता था कि उसके उत्तर तुमको दे सकूं। ठीक है। बट क्योंकि अब हम साथ नहीं हैं, तुम मसूरी में हो, मैं इलाहाबाद में हूं, और उस समय क्योंकि फोन वगैरह का भी इतना चलन नहीं था जितना आज है। ठीक है। तो मैंने डिसाइड किया है, यानी कि जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं कि मैंने डिसाइड किया है कि मैं तुमको इस पृथ्वी के बारे में और यहां पर जो बहुत सारी और चीजें हैं उनके बारे में समय समय पर पत्र लिखकर बताता रहूंगा। ठीक है। तो उन्होंने इसी श्रृंखला में लगभग 30 लेटर लिखे, जिनका कलेक्शन आज एक बुक के रूप में मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है। सबसे अच्छी बात क्या है कि मैं इंग्लिश बहुत अच्छे से नहीं जानता हूं, आई एम नॉट सो फ्लुएंट इन इंग्लिश। बट इस किताब का जब मुझे रिकमेंडेशन मिला मेरे एक दोस्त से, उसने बोला कि इसको पढ़ो, पढ़ना बहुत जरूरी है इसको, तो मैंने ले लिया। और आप समझिए कि ये मेरे पास 2 साल से रखी हुई है, इसको मैंने कुछ दिन पहले ही पढ़ा है। और इसकी इंग्लिश बहुत ही ज्यादा स्मूथ। आप अगर बिगिनर भी हैं, आपको इंग्लिश बहुत ज्यादा नहीं आती है, तब भी आप इसको समझ सकते हैं। बहुत ही आसान भाषा में इसको लिखा गया है। ठीक है। जो पत्र लिखे हैं पंडित जी ने, वो बहुत ही आसान भाषा में लिखे हैं। अब इस किताब में है क्या, ये देख लेते हैं। इस किताब में कई सारे लेटर्स, जैसे मैंने बताया 30 लेटर्स हैं। उनके कुछ टॉपिक्स आपको बता देता हूं कि हर लेटर जो है वो किस किस टॉपिक पर था। सारे 30 के 30 नहीं बताऊंगा, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि ये पृथ्वी के बारे में है। ठीक है। तो इसका जो पहला चैप्टर है वो है द बुक ऑफ नेचर, यानी कि जो प्रकृति है उसकी किताब। दूसरा है हाउ अर्ली हिस्ट्री वॉज रिटन, इतिहास कैसे लिखा गया, प्राचीन काल का इतिहास कैसे बना। उसके बाद अर्थ का बनना, यानी कि पृथ्वी जो है वो कैसे बनी है। उसके बाद पहली लिविंग थिंग का आना। ऐसे धीरे धीरे जैसे ही अर्थ इवॉल्व होती जा रही है, पंडित जी इंदिरा को हर लेटर में उसका जो इवॉल्व होना है, स्टेज बाय स्टेज, स्टेप बाय स्टेप, वो बताते चले जा रहे हैं। ठीक है। तो इस तरह से यहां से शुरुआत होती है कि भाई पृथ्वी कैसे बनी। और लास्ट लेटर जो है इसका, वो थोड़ा सा देखिए, जैसे पृथ्वी बनती है वैसे ही पृथ्वी के एवोल्यूशन के साथ साथ ये इनको बताते हैं कि कैसे इंसान बना, कैसे सभ्यता पैदा हुई, फिर सभ्यता के साथ साथ लोगों ने कैसे अपनी पॉलिटिक्स, कैसे अपनी इकोनॉमी, कैसे अपनी सोसाइटी बना ली। ठीक है। और उसके बाद धीरे 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 धीरे
ये भारत की बात करते हैं क्योंकि भारतीय थे तो भारत की बात करते हैं। और फिर लास्ट में ये लैंग्वेज, राइटिंग, नंबर्स, पीपल का डिफरेंट क्लास, अपर मिडिल लोअर, उसके अलावा मंदिर और पंडितों के बारे में बताते हैं। और लास्ट में ये खत्म करते हैं रामायण और महाभारत के बारे में बताते हुए। ठीक है, तो कहां से इन्होंने शुरुआत की थी? पृथ्वी कहां से शुरू हुई, उसका क्या इतिहास है, वहां से लेकर स्टेप बाय स्टेप इन्होंने इंदिरा को सारे लेटर्स में बताया। और लास्ट लेटर में इन्होंने बताया महाभारत और रामायण के बारे में, यानी कि रामायण के बारे में। आपको इसका अनुवाद भी एक छोटा सा एक एग्जांपल सुना देता हूं। सभ्यता के बारे में जब ये लिख रहे थे तो इन्होंने इंदिरा को क्या लिखा कि देखिए, शुरू करता हूं। मैं आज तुम्हें पुराने जमाने की सभ्यता का कुछ हाल बताता हूं, लेकिन इससे पहले हमें यह समझ लेना चाहिए कि सभ्यता का अर्थ क्या है। कोश में तो इसका अर्थ लिखा है अच्छा करना। कोश का मतलब यहां पर डिक्शनरी है। कोश में तो इसका अर्थ लिखा है अच्छा करना, सुधारना, जंगली आदतों की जगह या आदतों की जगह अच्छी आदतें पैदा करना। और इसका व्यवहार किसी समाज या जाति के लिए ही किया जाता है। आदमी की जंगली दशा को जब वह बिल्कुल जानवरों सा होता है, उसे बर्बरता कहा जाता है। सभ्यता बिल्कुल उसकी उल्टी चीज है। हम बर्बरता से जितनी ही दूर जाते हैं उतने ही सभ्य होते जाते हैं। लेकिन हमें ये कैसे मालूम हो कि आदमी या समाज जंगली है या सभ्य? यूरोप के बहुत से आदमी समझते हैं कि हम ही सभ्य हैं और एशिया वाले जंगली। क्या इसका यह सबब है कि यूरोप वाले एशिया और अफ्रीका वालों से ज्यादा कपड़े पहनते हैं? लेकिन कपड़े तो आबो हवा पर निर्भर करते हैं ना। ठंडे मुल्क में लोग गर्म मुल्क वालों से ज्यादा कपड़े पहनते हैं। तो क्या इसका यह सबब है कि जिसके पास बंदूक है वह निहत्थे आदमी से ज्यादा मजबूत और इसलिए ज्यादा सभ्य है? चाहे वह ज्यादा सभ्य हो या ना हो, कमजोर आदमी उससे यह नहीं कह सकता कि आप सभ्य नहीं हैं। कहीं मजबूत आदमी झल्ला कर उसे गोली मार दे तो वह बेचारा क्या करेगा? तुम्हें मालूम है कि कई साल पहले एक बड़ी लड़ाई हुई थी। दुनिया के बहुत से मुल्क उसमें शरीक थे और हर एक आदमी दूसरी तरफ के ज्यादा से ज्यादा आदमियों को मार डालने की कोशिश कर रहा था। अंग्रेज जर्मनी वालों के खून के प्यासे थे और जर्मन अंग्रेजों के खून के। इस लड़ाई में लाखों आदमी मारे गए और हजारों के अंग भंग हो गए। कोई अंधा हो गया, कोई लूला हो गया, कोई लंगड़ा हो गया। तुमने फ्रांस और दूसरी जगह भी ऐसे बहुत से लड़ाई के जख्मी देखे होंगे। पेरिस की सुरंग वाली रेलगाड़ी में, जिसे मेट्रो कहते हैं, उनके लिए खास जगहें हैं। क्या तुम समझती हो कि इस तरह अपने भाइयों को मारना सभ्यता और समझदारी की बात है? दो आदमी गलियों में लड़ने लगते हैं तो पुलिस वाले उनके बीच बचाव कर देते हैं और लोग समझते हैं कि ये दोनों कितने बेवकूफ हैं। तो जब दो बड़े बड़े मुल्क आपस में लड़ने लगे और हजारों और लाखों आदमियों को मार डालें, तो वह कितनी बड़ी बेवकूफी और पागलपन है। ये ठीक वैसा ही है जैसे दो वहशी जंगलों में लड़ रहे हों, और अगर वहशी आदमी जंगली कहे जा सकते हैं तो मूर्ख कितने जंगली हैं जो इस तरह लड़ते हैं। अगर इस निगाह से तुम इस मामले को देखो तो तुम फौरन कहोगी कि इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, इटली और बहुत से दूसरे मुल्क जिन्होंने इतनी मारकाट की, जरा भी सभ्य नहीं है। और फिर भी तुम जानती हो कि इन मुल्कों में कितनी अच्छी अच्छी चीजें हैं और वहां कितने अच्छे अच्छे आदमी रहते हैं। अब तुम कहोगी कि सभ्यता का मतलब समझना आसान नहीं है, और यह ठीक है। यह बहुत ही मुश्किल मामला है। अच्छी अच्छी इमारतें, अच्छी अच्छी तस्वीरें और किताबें और तरह तरह की दूसरी और खूबसूरत चीजें जरूर सभ्यता की पहचान हैं, मगर एक भला आदमी जो स्वार्थी नहीं है और सबकी भलाई के लिए दूसरों के साथ मिलकर काम करता है, सभ्यता की इससे भी बड़ी पहचान है। मिलकर काम करना अकेले काम करने से अच्छा है, और सबकी भलाई के लिए एक साथ मिलकर काम करना तो सबसे अच्छी बात है। तो ये एक लेटर का हिस्सा है जो हिंदी अनुवाद है ओरिजिनल लेटर का। और इस तरह के कई सारे लेटर बहुत ही सुंदर भाषा में, बहुत ही आसान भाषा में पंडित जी ने अपनी बेटी इंदिरा को लिखे। अब मेरे विचार क्या है इस पुस्तक पर? भाई, पहले तो ये देख लीजिए ये टाइम कौन सा है। ये जो लेटर लिखे जा रहे थे ये 1928 का समय था। 1928 का मतलब समझ रहे हैं कि उस समय अंग्रेज भारत पर राज किया करते थे, लेकिन साथ ही साथ जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी यानी कि जो फ्रीडम फाइटर थे, वो भी अपनी आजादी के लिए बहुत ज्यादा मशक्कत कर रहे थे अपनी अपनी तरीके से। और हर एक आम आदमी भी
भारत को आजाद कराने के लिए उस समय तत्परता से लगा हुआ था। लेकिन आज के माँ बाप और बच्चों के बीच का रिलेशन और उस समय इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के बीच का रिलेशन, देखिए आज तो फोन का जमाना आ गया है, उस समय फोन बहुत रेयर देखने को मिलते थे, ठीक है ना, और बहुत पैसे भी लगते थे उसमें बात करने के लिए, तो उस समय पत्राचार यानी कि पत्र व्यवहार, लेटर लिखने का चलन था। अब बात यह है कि जवाहरलाल नेहरू वन ऑफ द मोस्ट बिजीएस्ट, बहुत ज्यादा जो बिजी रहते थे, अपनी स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए बहुत सारे सम्मेलन करते थे, अधिवेशन करते थे और हजारों लोगों से घिरे रहते थे, शायद भी उन्हें कभी इतना वक्त मिलता हो, लेकिन फिर भी वो अपनी बेटी के लिए वक्त निकालते थे लेटर लिखने के लिए कि उनको अपनी बेटी के साथ ये पत्र व्यवहार बनाए रखना है, ताकि उनके और उनकी बेटी के बीच के जो रिश्ते हैं उसमें मधुरता बनी रहे, डिस्टेंस वाला गैप ना आ जाए कि जैसे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो जाता है ना, वैसा ना हो कि बेटी वहां चली गई है तो पिताजी उसको भूल गए हैं, अब वो जब वापस आएगी अपना कोर्स करके तभी उससे बात होगी, ऐसा कुछ नहीं था। तो कितनी अच्छी बात है ना कि एक बहुत ही व्यस्त आदमी जो हजारों लोगों से घिरा रहता है अपनी बेटी के लिए समय निकालता है और पत्र लिखता है, और पत्र में भी ऐसी वैसी चीजें नहीं लिखता है कि बेटी मैं तुम्हें बहुत याद करता हूँ, मेरे आंसू निकल आते हैं और मैं तुम्हारे बिना खाना नहीं खा पाता और मैं तुमसे जल्दी से जल्दी मिलना चाहता हूँ, मैं सारा काम छोड़ के तुम्हारे पास आ रहा हूँ या तुम अपना सारा काम छोड़ के मेरे पास आ जाओ। नो, उनको पता है कि ये सारी चीजें बहुत ही अनावश्यक हैं। उन्होंने वो चीजें लिखी हैं जिससे कि इंदिरा का थोड़ा सा ज्ञानवर्धन भी हो, और इस तरह की इमोशनल बातें करके हम अपनी 10 साल की बेटी को भी इमोशनल नहीं करना चाहते, क्योंकि अगर मैं कमजोर हूं तो जाहिर सी बात है कि वो 10 साल की एक लड़की है छोटी सी, मेरी कमजोरी को देखते हुए वो तो मुझसे भी ज्यादा कमजोर बिहेवियर करेगी। ठीक है, तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो ये सारी बातें नहीं लिखेंगे, वो पृथ्वी के बारे में बताएंगे और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप उस नॉलेज को बढ़ाते चले जाएंगे, और एक सीरीज के थ्रू एक पूरा का पूरा जो सफर है, पूरी की पूरी जो पृथ्वी की यात्रा है, जब पृथ्वी बनी थी तब से लेकर और अभी सभ्य होने तक, रामायण महाभारत तक, ये सारी चीजें उन्होंने बता दी। अब मेरा जो चिंता का विषय है वो ये है कि आज के माँ बाप और बच्चों के बीच में जो कम्युनिकेशन गैप है, देखिए पहले का ज़माना अलग था, अभी का ज़माना मोबाइल का आ गया है। ज़्यादातर बच्चे, आप उसको बस एक मोबाइल दे दो बच्चे को, बच्चे को आपसे मतलब नहीं है कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। और दूसरी बात, एक जो नया ट्रेंड आया है कि बच्चे घर के बुजुर्गों के पास बैठना नहीं चाहते हैं। आप दादी हैं, बाबा हैं, उनके पास बैठाएं तो उन्हें अच्छा नहीं लगता। कभी उनके दोस्त भी आ जाते हैं और दादी बाबा इंटरेक्ट करने लगे तो ज्यादातर बच्चों को मैंने देखा है, उनका क्या होता है कि आओ अपने कमरे में चलते हैं, वहां जाके वीडियो गेम खेलेंगे, गाना सुनेंगे, कुछ भी करेंगे, फोटो खींचेंगे, कुछ भी, लेकिन बैठ के दादी बाबा की बातें नहीं सुनेंगे, मम्मी पापा की बातें नहीं सुनेंगे, उनके सामने से चले जाएंगे। अक्सर ऐसा होता है कि मम्मी पापा जिस कमरे में होते हैं बच्चे वहां नहीं होते, और जब मम्मी पापा बच्चे के कमरे में जाते हैं तो बच्चे वहां से भी बाहर हो जाते हैं। ठीक है, मतलब कम्युनिकेशन गैप बहुत ज्यादा है। ठीक, और ये चीजें मैं अपने टीचर होने के नाते भी देख रहा हूं कि माँ बाप का आजकल जो रवैया है वो ये है कि मेरे बच्चे मेरी सुनते ही नहीं है तो मैं क्या करूं, आप ही समझाइए इसको कुछ। लेकिन आप एक ये बात बताओ कि आपके बच्चे आपकी नहीं सुनते, कितनी शर्म की बात है ना ये। मतलब आप उनका पालन पोषण कर रहे हैं, आप उनको खाना देते हैं, रहने के लिए घर देते हैं, आप उनको प्यार करते हैं और उनके सारे शौक पूरे करते हैं, और आपका बच्चा आपकी ही नहीं सुनता, वो आपके ही कंट्रोल में नहीं है। हाउ शेमफुल इज दिस, नो। तो ये एक कम्युनिकेशन गैप है, और दूसरा सिर्फ बच्चों की तरफ से भी नहीं है, माँ बाप का भी आजकल बहुत बिजी शेड्यूल हो गया है। ज्यादातर घरों में माँ और बाप दोनों ही वर्किंग है, काम पर जाते हैं, है कि नहीं। तो काम पर जाते हैं, उनका क्या है कि सुबह बच्चे को टिफिन बना के दिया, स्कूल छोड़ा है, स्कूल से बच्चे को वापस भी ले आए, घर पे काम करने वाली मेड लगी हुई है या कोई भी हेल्पर लगा हुआ है, शाम को आते हैं, बच्चा कुछ अगर पूछना भी चाहता है, बेटा अभी नहीं, अभी बहुत थक गए हैं, अभी सोना है मुझे, डिस्टर्ब मत करो मुझे, फिर सो जाते हैं, सुबह उठ के फिर वही रूटीन। कुल मिला के या तो बच्चों की तरफ से या तो माँ बाप की तरफ से बातचीत नहीं हो पाती है, और इसी वजह से कम्युनिकेशन गैप आ जाता है, और बच्चे अपनी बात करने के लिए किसी और को देख लेते हैं, किसी और को खोज लेते हैं, फिर उनका जो प्रायोरिटी है, उनकी प्राथमिकता किसी और की तरफ शिफ्ट हो जाती है। ठीक है,
फिर माँ बाप को शिकायत होती है कि मेरा बच्चा मेरी सुनता ही नहीं है, दिन भर फोन पे लगा रहता है, पता नहीं किससे बात करता रहता है, जब देखो तब दोस्तों के घर भाग जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। इसके लिए क्या चाहिए कि माँ बाप को चाहिए कि आप कितने भी ज्यादा व्यस्त हों, अपने बच्चे के लिए समय निकालें। जरूरी ना हो तो उसको फोन ना दें, और उसका ये भी एक्सक्यूज ना दे कि इतना सब जमाना बदल रहा है, डिजिटल हो रही हैं चीजें, ये तो जरूरी है। तो फोन के साथ साथ किताबें भी तो जरूरी हैं। अगर आपको इतना ही प्यार है तो बच्चे को किताबें खरीद के दीजिए। ये किताब जिसके बारे में मैं सुना रहा हूं, ये किताब खरीद के दीजिए, बोलो बेटा पढ़ो इसको। या फिर कितने माँ बाप हैं जो अपने बच्चों को शाम को बैठ के बताते हैं कि आओ बेटा बैठो, मैं तुमको आज कुछ नया बताता हूं। कुछ नहीं, नथिंग। अब ऐसा नहीं है कि एक्सेप्शन नहीं होगा, एक्सेप्शन भी होगा, लेकिन ज्यादातर घरों में यही होता है। मैं देख रहा हूं ना, मेरे खुद के घर में ऐसा है कि कभी भी कुछ नया नहीं बताया जाता है कि बेटा आओ बैठो, आज मैंने बाहर ये देखा और तुम्हें बताता हूं मैं। नहीं, बेटा अपने में बिजी है, बेटी अपने में बिजी है, माँ बाप अपने में बिजी हैं, सब कुछ बड़ा आइसोलेट सा हो गया है। ये चीज नहीं चाहिए। इन चीजों को हमको इस किताब को पढ़कर सीखना चाहिए कि कैसे अपने बच्चे के साथ समय बिताना है, भले ही वो बच्चा दूर ही क्यों ना हो आपसे। ठीक है, तो ये किताब इस बारे में है कि एक पिता अपनी बेटी के साथ अपने संबंध को, अपने संबंध की मधुरता को बनाए रखने के लिए उससे दूर भले ही हो जाता है, लेकिन उसके साथ पत्राचार करता है ताकि एक इमोशनल टच, एक इमोशनल कनेक्शन उसके साथ बना रहे। और चाहे आप सुन रहे हैं, आप माँ बाप हैं तब भी, और अगर आप बच्चे हैं तब भी। बच्चे हैं तो अपने माँ बाप को समय दें, अपने फोन को रख दें थोड़ी देर के लिए। ठीक है, माँ बाप का हाल पूछें, उनके साथ थोड़ा सा हंसी मजाक करें, कुछ ज्ञान की बातें करें। और अगर आप माँ बाप हैं तो अपने बच्चों के साथ बैठे थोड़ी देर। टीवी बंद कर दीजिए। घर में आजकल देखा है कि मम्मियाँ टीवी के चक्कर में बच्चों से बात नहीं करती हैं। टीवी बंद कर दीजिए, उस पर कुछ नहीं आता है, बकवास। अपने बच्चों को टाइम दीजिए, उनके साथ खेलिए, छुपन छुपाई खेलिए, पकड़म पकड़ाई खेलिए, कुछ भी खेलिए, बट उनके साथ टाइम बिताइए। तभी आपका बच्चा आपकी बातें सुनेगा, आपके साथ एक अच्छा रिलेशन महसूस करेगा। ऐसा नहीं है कि समाज ने बता दिया है कि आप उसके मम्मी पापा हैं तो बस, अब आप उसके मम्मी पापा हैं, आप कुछ करें या ना करें, आपका बस इतना ही फर्ज है कि आप उसके मम्मी पापा हैं। आप खाना पीना दे देते हैं, पढ़ा देते हैं, सेट। ऐसा नहीं है। उसको समय दीजिए और परिवार में प्यार बढ़ाइए, एक दूसरे से बात करिए, एक दूसरे के साथ बैठिए, हंसी मजाक करिए। ठीक है, तो ये किताब आप खरीद सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। बाकी यहाँ पे मैंने आपको कुछ ओवरव्यू बताने की कोशिश की है। हो सकता है कि आपको मेरी बातें अच्छी लगी हों। अच्छी लगी हैं तो कमेंट में ज़रूर करके बताइए कि हाँ, आपकी बातें अच्छी हैं, हम आपकी बात से सहमत हैं, अग्री करते हैं। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। और एक बार फिर से कह रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही किताबों के बारे में मैं आपको आगे भी बताता रहूँगा। ठीक है, घर पर रहिए, खुद को भी सुरक्षित रखिए, खुद के परिवार का भी ख्याल रखिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।